हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 नागरिक शास्त्र के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले पाठ का नाम है सभी जन एक हैं। सभी जन का मतलब है कि सभी लोग एक हैं। जैसे यहाँ ये देख रहे हैं कि ये बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स बना हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है कि बॉक्स में लिखी कविता आपने जरूर पढ़ी और सुनी होगी। निश्चित रूप से आप अपने विद्यालयों में या किसी के माध्यम से ये कविता जरूर सुने होंगे या अक्सर आप लोग इस कविता को अपने विद्यालय में कहते भी हैं। जिस प्रकार बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली जैसे अलग अलग रूप, रंग और खुशबू वाले फूल एक साथ गुथकर एक सुंदर माला बनाते हैं। एक माला जैसे देखते हैं आपकी, उस माला में जब भी बनता है तो कई तरह के फूल, पुष्प बना उसमें लगे रहते हैं। उनका रंग भी अलग रहता है, उनकी खुशबू भी अलग रहती है। उसी तरह से हमारे देश के विभिन्न धर्मों, जातियों, रूप, रंग, पहनावों एवं संस्कृतियों के लोगों से हमारा समाज बना है। जैसे फूल को आपने देखा कि कई तरह के हैं, फिर भी सभी एक माला में गुथ करके एक हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई जातियों के लोग रहते हैं और उनके रूप अलग अलग हैं, रंग अलग अलग हैं और उनके पहनावे भी अलग हैं। उनके जो कपड़े हैं, उनकी जो पोशाकें हैं वो अलग अलग हैं। और एवं संस्कृतियों के लोगों से ये जो है सभी लोगों के मेल से या मिलने से हमारा समाज बना है। इस कविता को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जैसे कविता है हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। कोयल की कूक न्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी। गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी। जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। यहाँ ये कविता हमको यह सिखाती है या दर्शाती है या हमको इस पथ पे चलने के लिए बताती है कि सभी लोग एक हैं। और इस कविता के माध्यम से जैसे बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली या गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी, कई नदियां अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में बहती हैं, लेकिन सभी नदियां जाकर के सब सागर में मिल जाती हैं। उसी प्रकार से हम लोग कई धर्मों के मानने वाले हैं और कई पहनावों और कई संस्कृतियों को, लेकिन सभी हम आपस में एक हैं। यहाँ भारत
हम जिस देश के निवासी हैं, भारत विविधताओं का देश कहा जाता है। इसके विभिन्न भागों में अलग अलग भौगोलिक एवं जलवायु की स्थितियां पाई जाती हैं। भौगोलिक की स्थितियां, जो उनकी बनावट है भौगोलिक दृष्टि अलग अलग हैं। जैसे दक्षिण भारत का, हमारा भारत जो आप देख रहे हैं, दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र जो विश्व की प्राचीनतम कठोर चट्टानों द्वारा निर्मित है। उत्तर में विश्व का नवीनतम, जो उत्तर भारत है हमारा, विश्व का नवीनतम एवं सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है, जिसको आप सभी जानते हैं कि हिमालय पर्वत हमारा सबसे ऊंचा है। हिमालय हिम से जो ढका हुआ है। भारत में एक और जहां आप चेरापूंजी और दूसरी ओर जहां देखें मासिन, रम जैसे अत्यधिक वर्षा वाले भाग हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान जैसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी हैं। जैसे एक तरफ तो आप ये देखते हैं कि 2 स्थानों पे भारत में अत्यधिक वर्षा होती है, जितना सोच नहीं सकते उससे कई गुना ज्यादा वहां वर्षा होती है। लेकिन ठीक उसका उल्टा, जैसे पश्चिमी राजस्थान में बिल्कुल शुष्क है और मरुस्थल है। तो संसार के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का खान पान, रहन सहन, पहनावा, बोली आदि एक दूसरे से भिन्न है। ये जो हमारा संसार है उसमें कई तरह के लोग जिनका खान पान अलग है। खान पान का मतलब है कि खाना जो भोजन ग्रहण करते हैं उनका अलग अलग है, और रहन सहन भी अलग है और पहनावा भी अलग है। जैसे समय समय पर विश्व के विभिन्न भागों से लोग भारत आते रहे, समय समय पर कई देशों के लोग हमारे देश में आते रहे और यहाँ अस्थायी रूप से बसते गए। इन लोगों के साथ नए धर्म, नई रीत रिवाज तथा नई भाषाएं आती गई। उनके साथ जो है कई तरह के धर्म आए, कई तरह की रीतियां आई, कई तरह के रिवाज आए और कई तरह की भाषाएं आई। इससे भारत की संस्कृति में विविधता आ गई। जब कई लोग हो गए तो कई भाषा हो गई, कई रीति रिवाज हो गई, अनेक बोलियां। जैसे आप ये देखते हैं कि कहते हैं कि हमारे समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध और अन्य समुदाय एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ आप ये देखते हैं कि कई धर्मों के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में प्रत्येक 200 से 250 किलोमीटर के बाद बोली, रहन सहन और रीति रिवाजों में अंतर हो जाता है। जैसे जो रीति रिवाज है हमारा, अगर हम 200 से 250 किलोमीटर तक आगे जाते हैं, कहीं भी कोई भी स्थान हो, तो वहां के रीति रिवाज और बोली भाषा बदल जाती है। जैसे देश में लगभग 225 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें 22 भाषाएं मुख्य हैं। जो 22 भाषाएं हैं वो मुख्य हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, ओडिया, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल आदि। ये आपकी जो भाषा है, 22 भाषा जो मुख्य भाषा है, हमारे प्रदेश में मुख्यतः हिंदी भाषा बोली जाती है। जैसे हम जिस प्रदेश के निवासी हैं या नागरिक हैं, उस प्रदेश में मुख्य रूप से ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है। यहाँ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि आंचलिक बोलियां भी बोली जाती हैं। जैसे जब हम देश के एक भाग से दूसरे भाग में आते जाते हैं तो भाषा की यह विविधता कभी कभी परेशानी का कारण बन जाती है। जैसे हम कहीं चले जाते हैं दूसरे स्थान पे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो कुछ ऐसी भाषा बोली जाती है जिसको हम नहीं समझ पाते। जैसे दूसरी तरफ इन अलग अलग भाषाओं में लिखा गया साहित्य हमारे देश की साहित्यिक समृद्धि को भी बढ़ाता है। जैसे तमिल में, तेलुगु में, पंजाबी में, मराठी में, उर्दू में, बांग्ला में, सभी भाषाओं में अलग अलग जो है भाषाओं में ये साहित्य लिखे गए हैं। जैसे हमने ये देखा कि हमारे जिस प्रकार से अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां और जलवायु और विभिन्न धर्मों के लोग हैं, उसी प्रकार से हमारे त्योहार भी विविध त्योहार
भारत के त्योहारों में भी विविधता मिली हुई है, वो भी अनेक प्रकार के हैं, कई प्रकार के हैं। विभिन्न धर्मों के अनुयायी अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं, जैसे होली, दीपावली तथा दशहरा हिंदुओं के प्रमुख त्योहार हैं। ये जो हिंदू हैं वो मुख्य रूप से होली, दीपावली तथा दशहरा, विजयादशमी जिसको कहते हैं आप, मनाते हैं। ईद मुस्लिमों का, प्रकाश पर्व सिखों का तथा क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। बौद्ध लोग बुद्ध पूर्णिमा, जैन महावीर जयंती तथा पारसी नवरोज उत्साह से मनाते हैं। इन त्योहारों को सभी मिलजुल कर मनाते हैं। कुछ त्योहार ऐसे भी हैं जिन्हें भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों और अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, जैसे वैसाखी पंजाब में, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में तथा मकर संक्रांति उत्तर भारत में। ये एक ही त्योहार है, लेकिन अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। चूंकि फसल के पकने, जब फसल तैयार हो जाती है तथा काटने के अवसर पर मनाए जाने वाले त्योहार हैं। ये सब ऐसे त्योहार हैं जब हमारी फसल तैयार हो जाती है, जब हम उसकी कटाई कर लेते हैं, तब ये त्योहार खुशी पूर्वक हम लोग मनाते हैं। जैसे इनके अलावा राष्ट्रीय पर्वों जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा गांधी जयंती को हम सभी भारतवासी मिलजुल कर एक साथ राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ मनाते हैं। गणतंत्र दिवस जैसे 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस जैसे 15 अगस्त और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि एक जो चित्र दिखाया गया है दीपावली, दीपों को सजाते हुए ये छोटे छोटे बालक, और इधर जो है आप देख रहे हैं कि एक मस्जिद है जहां आप ये देख रहे हैं कि मुस्लिम को एक दूसरे से गले मिलते हुए ईद की बधाई, मुबारकबाद। और ये लोहड़ी, ये पंजाबियों का जो त्यौहार है। और यहाँ क्रिसमस देख रहे हैं, सेंटा क्लॉज आपके इस पुस्तक में दिखाए गए हैं, और क्रिसमस ट्री भी दिखाया गया है। इसी तरह से देश के विभिन्न नृत्य भी हैं, नृत्य भी विविध प्रकार के हैं। जैसे हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति वहाँ के नृत्यों में झलकती है, जैसे उत्तर प्रदेश का कथक, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ओडिशा का ओडिसी तथा केरल का कथकली। इन नृत्यों की अपनी अलग अलग निर्धारित पोशाकें, मतलब पहनावे भी हैं, उनके अलग अलग पहनावे हैं, शैली तथा मुद्राएं होती हैं। मुद्राएं का मतलब कि भाग भाग भंगिमाएं कैसे करते हैं। ये सारे नृत्य भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। ये जो आप सभी नृत्य को देखते हैं, ये नृत्य पौराणिक कथाओं पे आधारित हैं। पहनावे में विविधता, अभी आपने देखा कि नृत्य में विविधता, देश के विभिन्न नृत्य विभिन्न प्रकार के हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि पहनावे में विविधता, मतलब कई पहनावे, कई प्रदेश के लोग अलग अलग, कई स्थानों के लोग, जैसे हमारे देश के विभिन्न भागों में पहनावे की भी विविधता दिखाई देती है। साड़ी और धोती अनेक स्थानों पर पहने जाते हैं, लेकिन उनके पहनने का ढंग बदल जाता है। पहनावों का संबंध उस क्षेत्र की जलवायु से भी होता है। जैसे जलवायु का मतलब जहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ ज़्यादा कपड़े लोग पहनते हैं, और जहाँ कम ठंडी पड़ती है वहाँ कम कपड़े पहनते हैं। कश्मीर में पहने जाने वाला फीरन जाड़े से बचाता है। राजस्थान में पहनी जाने वाली बड़ी बड़ी पगड़ियाँ वहाँ के गर्म रेगिस्तानी मौसम से बचाती हैं। और ये देखते हैं कि विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। हम लोग भले ही विभिन्न प्रकार के लोग हैं, भाषा विभिन्न है, धर्म अनेक हैं, लेकिन फिर भी उनमें एकता है। क्या आप भारतीय क्रिकेट टीम की कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के नाम जानते हैं? आइए इस टीम पर एक नजर डालें। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, आर अश्विन, युवराज सिंह, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या। इस टीम में आपने क्या खास बात देखी?
टीम में अलग अलग प्रदेशों और धर्मों के खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। भले ही वो अलग अलग प्रदेश से आते हैं, अलग अलग धर्म से आते हैं, लेकिन जब अपने देश के लिए खेलते हैं तो सभी मिलकर के खेलते हैं। ये सभी खिलाड़ी विभिन्न प्रांतों एवं धर्मों से संबंध रखते हैं। ये सभी खिलाड़ी अपने अपने क्षेत्रों की अलग अलग बोलियां भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही बोली बोलते हैं, अपने अपने स्थान अपने अपने क्षेत्र की बोली बोलते हैं, लेकिन विदेशी टीम के विरुद्ध खेलते समय ये सभी खिलाड़ी एक सूत्र में बंधकर देश के लिए खेलते हैं। जैसे ये आपकी कक्षा 6 है, तो आप सभी लोग अगर किसी भी दूसरी कक्षा से कोई भी क्रिकेट या कबड्डी या कोई भी खेल खेलते हैं तो एक होकर के खेलते हैं। उसी प्रकार से भारत के लिए जीत हासिल करके इसका मस्तक ऊंचा करते हैं सचिन तेंदुलकर को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आपने अपने बड़ों से आजादी की लड़ाई की कहानी जरूर सुनी होगी। आप अपने दादा दादी नाना नानी से आजादी की लड़ाई जरूर सुने होंगे। हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए देश के कोने कोने से अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष किया। इस लड़ाई में सबने अपना योगदान दिया। जैसे सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि ये आज़ादी की लड़ाई में जैसे महात्मा गांधी का चित्र, चंद्रशेखर आजाद का चित्र, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां तथा सुभाष चंद्र बोस के योगदान की जानकारी एकत्र कीजिए और इनके चित्र भी एकत्र करके अपनी कॉपी में लगाइए। आपने देखा कि अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं, पहनावों आदि के लोग देश के लिए एकजुट हो जाते हैं। इन सभी विविधताओं के होते हुए भी भारत में हमेशा एकता रही। यह देश एक ऐसी फुलवारी है जो अलग अलग रंगों और खुशबुओं के फूलों से सजी है। हमारे समाज की विविधताएं एवं चिंताएं, हमारे समाज में जात के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। निम्न समझी जाने वाली जातियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले एवं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जैसी महान विभूतियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाते समय डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता या छुआछूत मिटाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जो भेदभाव, छुआछूत को मिटाने के लिए छुआछूत को अब कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी जात, लिंग या धर्म का हो, समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। सभी को सरकारी नौकरियां पाने के लिए समान अवसर दिया गया है। वर्षों से भेदभाव से पीड़ित जातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। जैसे बाल श्रम, बाल श्रम का मतलब होता है कि छोटे छोटे बालकों से काम कराना। बाल श्रम हमारे देश की मुख्य चिंताओं में से एक है। बाल श्रम से 14 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों से मजदूरी कराना है। मतलब जो कोई भी व्यक्ति अगर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराता है तो वह अपराध है। गरीबी एवं और अशिक्षा बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल श्रम से बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। हमारे देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। साथ ही बाल श्रम के खिलाफ सख्त कानून भी बनाए गए हैं। जैसे यहाँ ये देखिए कि बाल श्रम अधिनियम निषेध एवं विनियमन 1986 में लागू किया गया है, जिसके तहत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया है। हमारे समाज में बालिका सुरक्षा भी एक चुनौती का विषय है। बालिकाओं की सुरक्षा की भी एक चुनौती है। जैसे
बालिका सुरक्षा का तात्पर्य बालिकाओं को वह वातावरण उपलब्ध कराने से है जिसमें वह सुरक्षित हों। इसके लिए बालिकाओं को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकें सिखाना आवश्यक है। इस हेतु सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनके अंतर्गत लड़कियों को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों को सिखाया जा रहा है। साथ ही महिला एवं बाल उत्पीड़न कानून से अवगत कराना तथा शोषण के खिलाफ जागरूक करना भी इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य है। हमारे समाज में लिंग भेद भी एक मुख्य समस्या है। जैसे बालक बालिका, भारतीय संविधान में बालकों एवं बालिकाओं को समानता का अधिकार प्राप्त है, जबकि हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे संविधान में यह है कि बालक और बालिकाओं को एक समान माना जाए और उनको एक समान अधिकार प्राप्त है। फिर भी लड़के लड़कियों में अनेक प्रकार से भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को कहीं कहीं तो प्रारंभिक शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित रखा जाता है। यदि कोई लड़की खेल कूद में आगे बढ़ना चाहती है तो उसे ये सब लड़कों के काम है कहकर हतोत्साहित किया जाता है। अगर कोई लड़की खेलना चाहती है, कोई भी खेल खेलना चाहती है, तो उसको लोग यह कह करके मना करते हैं या रोक देते हैं कि ये लड़कों का काम है। वास्तव में लड़कियों को उनके अधिकारों से वंचित करके हम अपने समाज की शक्ति का आधा हिस्सा व्यर्थ कर देते हैं। आज लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों की बराबरी कर रही हैं। खेलों में पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, एमसी मैरी कॉम, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक आदि ने भारत का नाम ऊंचा किया है। समाज में सेवा में मदर टेरेसा तथा मेधा पाटेकर के नाम उल्लेखनीय हैं। यहाँ आप ये देख रहे हैं मदर टेरेसा, और यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे भारतीय मूल की दो महिलाएं, कल्पना चावला, ये आप देख रहे हैं कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। राजनीति के क्षेत्र में इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, प्रतिभा पाटिल आदि ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक और नेशनल सिंबल, हमने देखा कि हमारा देश विविधताओं में एकता की भावना को समेटे हुए है। हमारे देश की एकता और भाईचारे की पहचान कुछ प्रतीक चिन्हों से भी होती है। ये चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। आइए अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को जानें। जैसे राष्ट्र ध्वज, नेशनल फ्लैग। हमारे ये नेशनल फ्लैग आप देख रहे हैं कि हमारे देश की ध्वज में तीन रंग देख रहे हैं आप, केसरिया, सफेद, हरा, इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। हर रंग का अपना एक अलग महत्व एवं संदेश होता है। जैसे सबसे ऊपर का केसरिया, ये आप देख रहे हैं केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। बीच का सफेद रंग, यहां देख रहे हैं सफेद का रंग शांति का, और नीचे का हरा रंग ये देख रहे हैं हमारी धरती की हरियाली दर्शाता है। ध्वज के बीच बना हुआ चक्र, ये चक्र आप देख रहे हैं उन्नत की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। यह चक्र नीले रंग का बना होता है तथा इसमें कुल 24 तीलियां होती हैं। ये जो देख रहे हैं आप, इसमें 24 तीलियां बनाई गई हैं। ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई में 3:2 का अनुपात होता है। इस तरह से आप भी अपना राष्ट्रीय ध्वज बना सकते हैं। जैसे राष्ट्र ध्वज संहिता, राष्ट्र ध्वज संबंधी नियम जैसे है, ध्वज फटा, पुराना या खराब रंगों वाला न हो। कभी भी आप कहीं भी झंडारोहण किया जा रहा है या कर रहे हैं तो ध्वज आपका फटा और पुराना या खराब रंगों वाला ना हो। ध्वज में हमेशा केसरिया रंग ऊपर रहे। इसे निजी वाहनों
पर तथा परिधान के रूप में कमर के नीचे या अधो वस्त्र के रूप में इस्तेमाल न करें। कमर के नीचे आप इसको नहीं रख सकते हैं, ना ही पहन सकते हैं। सूर्यास्त से पहले ध्वज को उतार लें। ध्वज फहराते समय झुका न हो। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन होने पर पूरे देश में राष्ट्रध्वज आधा झुका दिया जाता है। राष्ट्रगान, नेशनल एंथेम जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वज फहराने के बाद हम राष्ट्रगान गाते हैं। इसके रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगान की गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। राष्ट्रगीत जैसे नेशनल सॉन्ग्स, अभी आपने राष्ट्रगान देखा, अब राष्ट्रीय गीत देखिए। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की, जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। इसका प्रथम पद इस प्रकार है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम सुहासिनीम सुंदर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। मातृभूमि की वंदना करता हूँ, मातृभूमि की वंदना करता हूँ। स्वच्छ जल से परिपूर्ण स्वादिष्ट फलों से पूर्ण चंदन जैसी शीतल हरे भरे खेतों वाली माँ आपकी वंदना करता हूँ। श्वेत प्रकाश से परिपूर्ण चांदनी रातों से प्रफुल्लित विकसित फूलों यूं पल्लवों से सुशोभित होती हुई सुंदर हास्यमयी मधुर भाषिणी सुख देने वाली वरदान देने वाली माता की वंदना करता हूँ, माता की वंदना करता हूँ। जैसे यहाँ आप लोगों ने देखा बंकिम चंद्र चटर्जी का जो वंदे मातरम राष्ट्र गीत है, उसके बाद आप देखते हैं कि भारत में पशुओं की राष्ट्रीय पशु जो है उनकी क्या दशा है और कैसे हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। यह पीले रंग का धारीदार पशु है। अपनी दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव प्राप्त है। बाघ की जो प्रजाति भारत में पाई जाती है उसे रॉयल बंगाल टाइगर्स कहते हैं। भारत में बाघों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इसे रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। बाघ परियोजना के अंतर्गत देश में अब तक 50 बाघ अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, ऐसा वन क्षेत्र जहां पशु पक्षियों का शिकार करना मना होता है, स्थापित किए गए। राष्ट्रीय पक्षी, अभी आपने राष्ट्रीय पशु देखा, आप राष्ट्रीय पक्षी देखिए मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी होती है तथा सिर पर पंखे के आकार की कलगी होती है। मादा की अपेक्षा नर मोर अधिक सुंदर होता है। उसकी गर्दन चमकीली नीली होती है तथा पूंछ लंबी और चमकीले हरे पंखों की बनी होती है। नर मोर अपने पंखों को फैलाकर आकर्षक नृत्य करता है। मादा मोर का रंग भूरा होता है। वह नर मोर से थोड़ी छोटी होती है और उसकी पूंछ बड़ी नहीं होती है। राष्ट्रीय पुष्प, आपने देखा कि राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, अब राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ये कमल देख रहे हैं, यह एक पवित्र पुष्प है तथा प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है।
प्राचीन काल से ही कमल भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक माना जाता रहा है। अब यहां आप राज चिन्ह भी देख लीजिए। भारत का राज चिन्ह सारनाथ में स्थित, सारनाथ बनारस में है, अशोक स्तंभ से लिया गया है। राज चिन्ह में 4 सिंह हैं। प्रत्येक सिंह का मुंह पूरब, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा की तरफ रहता है। इसके नीचे एक पट्टी है जिसके बीच में एक चक्र है। ये पट्टी देख रहे हैं जिसके विषय में बीच में एक चक्र है। इस चक्र के दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। घोड़ा और सांड। इस स्तंभ में नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह अशोक की लाट से लिया गया है। गुड बाय बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।